आज भी भैया के घर जाने के बाद मैं उनके कमरे में आकर झांकने लगी। भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। उनको देखकर मुझको भी हसरत होती थी कि मैं भी इतनी खूबसूरत लगूं। मैं काली रंगत की मालिक थी, जबकि मेरी भाभी गोरी चिट्टी थी और उसका चेहरा भी बहुत प्यारा लगता था। उनको देखकर मुझे हैरत होती, काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। एक दिन मैं यूं ही भाभी को हसरत की निगाहों से देख रही थी कि उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और पूछा कि यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना, तुम्हें मेकअप करने का शौक है। वो पढ़ी लिखी थी और मैंने उनसे पूछा, भाभी आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसी हैं? मेरी रंगत देखें और फिर मैं कितनी आम सी शख्सियत की मालिक हूँ, मुझे भी कुछ बताइए ना, मैं भी आप जैसा होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तुम मुझ जैसा होना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा कि वो मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने कमरे से निकाल देंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो उठी और अलमारी से एक काले रंग का बैग निकाला। उसमें तरह तरह की चीजें पड़ी थीं, जिनमें से क्रीम, लोशन और गोलियों का पत्ता भी था। ये पीले रंग के बड़े बड़े कैप्सूल थे। उनमें से एक पत्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम इन्हें शाम को खा लेना, इनसे तुम्हारा वजन भी बढ़ जाएगा और खूबसूरत लगोगी। भाभी ने मुझे वो पत्ता पकड़ाया। मैंने उस पत्ते को उलट पलट कर देखा और जब मैं कमरे से जाने लगी तब भाभी ने मुझे रोककर बोली, सुनो, इन कैप्सूल के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हारी बाकी कजन्स भी मुझसे मांगने आ जाएंगी, मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है। भाभी की इस बात ने मुझे काफी खास महसूस करवाया। मैं अपने कमरे में आकर उस पत्ते को छुपा दिया। अब मैं रोजाना सुबह शाम दूध के साथ एक कैप्सूल खाया करती थी। इस बात को तकरीबन 1 महीना हुआ। मेरे वजूद में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगीं। उसके पेश नजर मैं बहुत परेशान थी। मैंने अम्मी से इस बारे में जिक्र किया तो वो बोली, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अभी हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। मेरी माँ का देहांत तो इस मसले से हट चुका था। फिर एक दिन मुझे भाभी के कमरे में सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मुझे न जाने क्या सूझी, मैं उनसे काफी दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए थे, इसलिए भाभी के कमरे में चली जाया करती थी। शायद उनकी कोई सहेली उनसे बात कर रही थी, मगर ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके बात करने के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही हैं। तो भाभी के कमरे में ना तो मैं आती थी और ना ही हम लोग जाया करते थे, क्योंकि भाई ने हमें मना किया था। उनकी बीवी हमारे उनके कमरे में आने जाने से तंग आ गई थी, इसलिए हम लोग जरा एहतियात बरतते थे। मगर भाभी की ये हरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया। वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि भाई आपको ये बात किस तरह बताऊं, बता तो दूं, मगर ये सोचा कि अगर भाई ने इस बात पर यकीन ना किया तो क्या करूंगी, और फिर मैं चुप हो गई। अगले दिन फिर मैंने कमरे के पास से गुजरते हुए भाभी को दोबारा बातें करते हुए सुना तो उसके कमरे में चली गई। भाभी ने मुझे देखते हुए साथ ही फोन बंद कर दिया और पूछा, क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने गुस्से से देखते हुए पूछा, अब क्या मांगना है? और गुस्से में लग रही थी। भाभी, मांगना तो कुछ नहीं है, वो आप किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी लड़के से बात कर रही हो। मेरी बात पर भाभी का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? वो मेरा भाई है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग इन बातों की तरफ कुछ ज्यादा ही चलता है। और भाभी ने मुझे उल्टा सुना दी, लेकिन बात तो मैं वैसे ही कर रही थी। बहरहाल कोई बात नहीं। वो किसी से कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है, मगर अब भी तुम्हारी याद आती है। इसके कमरे से निकल आई तो सोचा कि मैं भाभी को दोबारा समझाऊंगी और अम्मी को बताऊंगी, मगर सबकी नौबत अभी नहीं आई थी। जब मैं कमरे में वापस आई तो भाभी का चेहरा अजीब सा देखा। उनके चेहरे पर दाग मिट्टी लगी हुई थी। उसके कपड़े भी गंदे और मैले थे और देखकर ऐसा लगता था कि भाभी ने दिन भर धूप और मिट्टी में काम किया हो। इस सब की मुझे समझ नहीं आ रही थी। घर में दाखिल हुई। उनके घर आते ही उसने शोर मचा दिया और उनके रोने धोने से हम भी परेशान हो गए। भाई ने भाभी से पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने रोते हुए उंगली का इशारा मेरी तरफ करते हुए कहा, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैं तो घर में किसी से बात भी नहीं करती। मैं अपने कमरे में रहती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। कुछ दिन से देख रही थी कि दिन के वक्त एक लड़का इससे मिलने आता है, तो मैंने मना किया तो इसने लड़के के साथ मिलकर मुझे जलील किया। मगर मैंने माँ जी को नहीं बताया, लेकिन इसने जो मेरी हालत की है, इसके बाद तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इस घर की बहू हूँ मैं, तो सिर्फ इस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। ये बात सुनकर भाई आग बबूला हो गए और गुस्से से मेरी जानब देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भाभी झूठ बोल रही है, ये मैंने भाई को कहा। दरअसल बात ये है कि ये तो खुद किसी और लड़के से बात करती हैं। मेरी बात पर भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई मुझे ही कसूरवार समझेंगे। हालांकि मैं यतीम थी, इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। अब्बू की वफात को 6 साल गुजर गए थे। यतीम बहन भाइयों की जिम्मेदारी बड़े भाइयों पर होती है, मगर भाई ने इस कदर खुदगर्जी दिखाई
मैं सोच भी नहीं सकती थी। मार मार कर मुझे अधमुआ कर दिया, मगर मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे पेट में शदीद दर्द रहने लगी। रात का वक्त था, मैं अपने कमरे में लेटी थी कि दर्द की एक शदीद लहर मेरे पेट में उठी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, दबे कदमों उठी और किचन से जाकर पानी पी कर आई। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और गोली खा ली, ये सोच कर के इससे आराम आ जाएगा। मगर आज मेरी हालत अजीब हो रही थी। मजबूरन तंग आकर मैं अम्मी के कमरे में गई तो दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस वक्त अगर भाई जाग गए तो मुझे इस बात पर अलग डांट पड़ेगी। दरवाजा खुला, मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा मामला बताया। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और गर्म पानी पिलाया और फिर टकोर की, मगर मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस कदर शदीद दर्द मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। तब अम्मा को मजबूरन मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा, मगर रात के इस वक्त हम अकेले कैसे जाते। उन्होंने भाई को जगाया। भाई अपनी आंखें मलते मलते आए। उनके पीछे पीछे भाभी भी आ गई। लगता था जैसे वो मेरा तमाशा देखने आई हो। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। लगता था जैसे वो मेरी बेबसी पर हंस रही थी। उस वक्त मैं अपने होशो हवास में नहीं थी कि भाभी की इस चाल को समझ सकती। अम्मा और भाई मुझे अस्पताल लेकर गए। ये अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था, हमारे घर के पास ही एक क्लिनिक था जो रात देर तक खुला रहता था। लोग आते जाते रहते, यहाँ पर अक्सर औरतें ही आती थी। अम्मा मुझे अंदर डॉक्टर के पास लेकर गई। उसने मेरा एक छोटा सा टेस्ट किया और उसके बाद मुझे फौरन एक इंजेक्शन दिया और ये दर्द का इंजेक्शन था। इससे मुझे फौरी आराम आ गया। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर से आई और इसने एक रिपोर्ट पकड़ी हुई थी। इसने अम्मा की तरफ एक नजर देखा और बोली, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। औरत के मुंह से ये बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैं जानती थी कि वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरी जिंदगी 7 पर्दों में गुजरी थी। मैं मर जाती लेकिन माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच न आने देती। मगर ये खबर जब भाई तक पहुंची तो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि भाभी को तो जैसे मौका हाथ लग गया। अब ये उनके कान भरने लगी। देखा, मैं कहती थी ना, ये छुप छुप कर किसी को मिलती है। अगर उस वक्त मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी ना होता, मगर तुम लोगों को अपनी लाडली पर अंधा भरोसा था। अब देखा क्या कर दिया इसने। भाभी की जुबान तो ऐसे चल रही थी जैसे वो मुझे जानती ना हो और मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं हैरान थी कि कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। भाई मुझे घसीटते हुए घर ले गए। अम्मा जोर से अपना माथा पीटने लगी। मैं सबको चीख चीख कर कहती रही कि ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, जबकि पूरे मोहल्ले और खानदान में भाभी के तवस्सुत से ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि मैंने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगा दिया है और अब औरतें अपनी बेटियों को मुझसे मिलने नहीं देती थीं। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफ देती। मैं रोती गिड़गिड़ाती, अल्लाह से दुआएं मांगती, मगर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता था। मुझे अपना दर्द तो भूल ही गया था, जबकि मेरे पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं अम्मा के पाँव पड़ गई कि जब वो मुझे खाना देने आई तो मैंने उनके कदमों में अपना सर रखा और कहा, अम्मा मेरे यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर झूठ बोल रही है। तुम मुझे किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ। अगर मैं झूठी निकली तो जो मर्जी कर लेना, मगर मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। अगर तुम सबके साथ मिलकर मुझे पत्थर मारोगी तो मेरा साथ कौन देगा। अम्मा ने मेरी बात को गौर से सुना। मैं बहुत एतमाद से ये बात कह रही थी। तब उनका माथा सटका। मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। ये दूसरा अस्पताल था। उस अस्पताल से कदरे बड़ा और अच्छा था। इन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जब अल्ट्रासाउंड किया तो बताया कि मैं पेट की शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ। अंदरूनी बंदिश की वजह से मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हूँ जिसकी तशखीस इतनी आसानी से मुमकिन नहीं थी। बड़ी लेबोरेटरी में मेरा टेस्ट किया गया। तब ये पता चला कि मैं एक शदीद आर्जे में मुब्तला हूँ। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो मुझ पर एतबार करने लगी और उन्होंने भाई को भी ये बात बताई। तो भाई ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को खूब सुनाने लगे। गुस्से में आके मुझे मारा पीटा। लेकिन अब मसला ये था कि इस बीमारी की वजह से पूरे खानदान में पहले ही बदनामी हो चुकी थी और अगर अब लोगों को ये भी बताते हैं कि ये कोई बीमारी है तो कोई ना मानता। अम्मा और भाई परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी बदनामी के बाद मेरा एक रिश्ता जो अभी चल रहा था उन लोगों ने भी हमें फोन करके मना कर दिया। अब तो मुसीबतों के जैसे पहाड़ टूट पड़े। हमारे घर का रास्ता मुसीबतों ने देख लिया था। हम सब परेशान थे कि क्या करें। तब एक दिन हमारे घर में एक फुफ्फो आई
اور کہنے لگی کہ بیٹی میں جانتی ہوں کہ لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نہ صرف تمہارا علاج کرواؤں گی بلکہ تمہارا ہاتھ بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، بس تم میرے بیٹے کے اس نقص کو قبول کر لو کہ وہ ذہنی طور پر تھوڑا پختہ نہیں ہے۔ پھپھو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک ایسے ناکردہ گناہ کی سزا مجھے مل رہی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھا جا رہا تھا جسے اپنے بارے میں بھی کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اس رشتے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ قصور میرا ہی تھا، ورنہ پھپھو کے پاگل بیٹے کے ساتھ میری شادی کیوں کی جاتی۔ میں سوتی دھوتی اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ پھپھو نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ شادی کے بعد میرا علاج بھی مکمل ہو گیا۔ دراصل یہ ان دوائیوں کا اثر تھا جو بھابھی نے مجھے دی تھی۔ میں نے جب استعمال کی تو میرا وزن بڑھنے کی بجائے ان دوائیوں کی وجہ سے میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں جلدی ٹھیک ہو گئی۔ 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا باپ پر نہیں بلکہ مجھ پر گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ میری شادی کے 15 سال بعد حالات بدل چکے تھے۔ لوگ اس وقت بھول چکے تھے۔ ایک دن میرا اپنے گھر کو جانا ہوا۔ میں اپنے گھر کم ہی جایا کرتی تھی کیونکہ اماں کی تو بہت عرصے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ بس میرے بھائی سے ملنے کبھی کبھی میں جایا کرتی تھی۔ اس دن جب میں بھائی کے گھر جا رہی تھی، ایک گلی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ سب لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر محتاط ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ خدا جانے ایسا کیا ہو گیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کہیں بھائی یا بھابھی کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہماری گلی کا ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا تھا، میرے بھائی کے بارے میں افسوس کیا جا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچی۔ اس دن گھر میں بھابھی بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لیں۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ تب بھابھی نے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور کہا، مجھے معاف کر دو ماریا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ پھر میں نے کہا، کیوں بھابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان کی حالت کے پیش نظر میں نے ذرا نرمی سے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں تمہاری ہی تو بد دعا لگی ہے مجھے۔ بھابھی سے تو ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان سے ابھی بات پوچھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا، بھائی جان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بیٹی شہانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ شہانہ کو انہوں نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور اسے مارتے پیٹتے کمرے کے اندر لے گئے۔ کمرے میں انہوں نے اس کو بیڈ پر پٹخا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ بھابھی کو ڈانٹنے لگے، تم سے ایک بیٹی کی تربیت نہ ہو پائی۔ بھائی کے چلانے پر میں بھی سہم گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ بھابھی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا اور دھیمے لب ہی کچھ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب بھابھی کو سہارا دیا، پانی پلایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی بیٹی جو آج کل اسکول جاتی ہے کچھ دنوں سے گمسم رہنے لگی تھی۔ ہم نے جا کر اسکول میں پتہ کیا کہ شاید کوئی پریشانی نہ ہو۔ تب اسکول والوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی اسکول آتی ہی نہیں، اسے اسکول آئے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بھائی اور بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے بچے انہیں یوں دھوکہ دیں گے۔ بیٹی کے بارے میں تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے آتی ہے۔ شہانہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو ماں باپ کے ڈر سے خاموش رہی، پھر اس کے سامنے اعتراف کر لیا۔ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے تو ان کو بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو ایک موقع دیا کہ وہ اسے مل جائے، کیونکہ وہ لڑکا جسے وہ پسند کرتی تھی، بھائی جان کے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے کیس میں جیل جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شادی شدہ عورتوں اور بچوں کا باپ تھا۔ بھائی جان چونکہ میرے والے واقعے سے کافی رنجیدہ تھے، اپنی بیٹی پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو محبت سے سمجھایا، مگر بیٹی نے باپ کی بات نہ مانی اور ان کا مان نہ رکھا اور اس لڑکے سے ملنے جاتی رہی۔ یہی نہیں، اس نے بھاگنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے زیادہ دیر تک غائب رہی تو اسکول والوں نے بھائی کو اطلاع کر دی۔ بھائی نے جب اسکول سے پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اس بارے میں ایسی باتیں کی کہ خدا کی پناہ۔ جس طرح میں بدنام ہوئی تھی اس طرح بھائی کی بیٹی کے بارے میں بھی محلے میں باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ بھائی جان نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا۔ میں ان حالات سے گزر چکی تھی، ان کی تکلیف کو خوب سمجھتی تھی۔ اسی وقت میرے زخم ہرے ہو گئے، مگر میں نے اپنی بھابھی کی بیٹی کے بارے میں ایک بھی منفی اثر نہیں رکھا، بلکہ اپنے دیور کے بیٹے کا رشتہ اپنی بھتیجی سے کروا کر ہمیشہ کے لیے
اپنی بھابھی کو ممنون کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تو تھی آج کی کہانی جو ہم نے آپ کو سچی وائس کے ذریعے پہنچائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اسی طرح کی معلوماتی اور حقائق سے بھری ہوئی کہانیاں سننے کو مل سکے۔ اپنے عزیز و قارب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔